तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में चल रहे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। मेरा नाम है कुलदीप सैनी और आप देख रहे हैं मैकेनिकल हीरोज़। ठीक है, तो आज की इस क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे सीएनसी मशीन। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको चैप्टर में पार्ट प्रोग्रामिंग बताया था, तो उसी में आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हमारा चैप्टर रहेगा सीएनसी मशीन में पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर मैकेनिकल फाइनल ईयर पॉलिटेक्निक। ठीक है, हिंदी में। तो कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि एनसी मशीन की प्रोग्रामिंग के बारे में। उसमें हम चल रहे थे व्हाट इज़ द एक्सिस, एक्सिस का क्या रोल होता है, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और आपका एक्स एक्सिस। इन एक्सिस के बारे में हमने जाना था, अक्ष के बारे में हमने जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस का क्या रोल रहेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अक्ष निर्धारण में निम्न तथ्य विचारणीय हैं। ठीक है, कौन कौन से तथ्य विचारणीय वो देखते हैं। नंबर फर्स्ट है, जेड अक्ष को हमेशा एनसी मशीन के मुख्य स्पिंडल का अक्ष माना जाता है। ठीक है, तो जो आपका जेड एक्सिस रहेगा, जेड एक्सिस कौन सा, मतलब जो मैंने आपको इस तरीके से बताया था, तो ये जो पोर्शन रहेगा आपका जो बाहर की ओर रहेगा, ये वाला एक्सिस आपका हमेशा मेन स्पिंडल जो होगा उसके समांतर आपको ये माना जाएगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जो एनसी मशीन होगा, एनसी मशीन का जो मेन स्पिंडल होगा उसके समांतर आपका जेड एक्सिस आएगा। ठीक है, समझ में आया। एंड नंबर सेकंड है हमारा, जेड अक्ष की धनात्मक दिशा कार्यखंड से स्पिंडल की ओर की दिशा मानी जाती है। ठीक है, कार्यखंड मतलब वर्कपीस। ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना, ढंग से हम कमेंट कर दिए भाई, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। जेड अक्ष की धनात्मक दिशा कार्यखंड से स्पिंडल की ओर की दिशा मानी जाती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जेड एक्सिस आपने जाना, जेड एक्सिस क्या होता है, मेन स्पिंडल होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, ठीक है, जो जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी वो वर्क पीस के दिशा की ओर होगी। ठीक है, जिस दिशा में मतलब वर्क पीस आपका जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका वर्क पीस इस दिशा में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है या राइट साइड में जा रहा है, तो जो उसका पॉजिटिव डायरेक्शन होगा जेड एक्सिस का, उसका ये जेड एक्सिस पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब चलते हैं एक्स एक्सिस के बारे में। एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स अक्ष हमेशा क्षैतिज तथा कार्य मेज के समांतर रखते हैं। ठीक है, समांतर मतलब शायद पैरेलल बोलते हैं इसको, पैरेलल रखते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है जो आपका एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, जो एक्स अक्ष होगा वो इस तरीके से, ये जो आपका अक्ष होगा वो आपके मेज के समांतर रखा जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देख भी सकते हो ये आपका समांतर है। ठीक है, इसी तरीके की आपकी एनसी मशीन में टेबल लगी हुई होगी। ठीक है, टेबल के समांतर माना जाएगा। ठीक है, समांतर है। ठीक है, 90 डिग्री पर देखा होगा आपको। ठीक है, वही लिखा हुआ है। और नंबर लास्ट है, वाई अक्ष, एक्स अक्ष तथा जेड अक्ष तल के लंबवत रहेंगे। ठीक है, देख रहे होगे आप इस डायरेक्शन में, इस डायग्राम में देख सकते हो, जो वाई अक्ष है आपका और एक्स अक्ष है और जेड अक्ष है, तल के लंबवत हैं। ठीक है, एक दूसरे के ये लंबवत हैं, ये 90 डिग्री पर है और ये जो जेड एक्सिस है वो बाहर की ओर है, ये दोनों भी एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इन तीनों को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द, ठीक है, ये लंबवत होंगे एक दूसरे के। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने अभी तक जाना एक्सिस के बारे में, क्या एक्सिस होती हैं, किस तरीके से एक्सिस लगी हुई होती हैं एनसी मशीन में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब है आपका एनसी मशीन के निर्देशांक तंत्र। ठीक है, या कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एनसी मशीन। ठीक है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एनसी मशीन। तो नंबर फर्स्ट है, इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एनसी मशीन के कोऑर्डिनेशन मतलब 3 पार्ट होते हैं। तो अभी हम डिस्कस फिलहाल एक ही पार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ठीक है, नंबर फर्स्ट है आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है
इसमें सभी स्थितियां एक नियत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, इसमें जो सभी पोजीशन होंगी एनसी मशीन में एक नियत पॉइंट या एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होंगी। तो आप देख सकते हो एक पॉइंट से स्टार्ट होंगी। आप इस डायग्राम में देखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम इसी का है, इसी डायग्राम को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक डायग्राम से मतलब इस डायग्राम में एक फिक्स पॉइंट होगा और उससे वो चीज़ें स्टार्ट होंगी। यह प्रारंभ या शून्य बिंदु की स्थिति मशीन टूल टेबल के अंदर ही होती है, ठीक है। टेबल के अंदर ही होती है, ठीक है। ये टेबल होगा, ये इसकी पोजीशन है, वर्कपीस की एंगल है और प्लस डिस्टेंस है। इससे प्रारंभ या शून्य बिंदु की स्थिति मशीन टूल टेबल के अंदर ही होती है, ठीक है। ये भी चीज़ें अंदर ही हैं। और उसके बाद इससे प्रारंभ या शून्य की स्थिति परिवर्तित हो सकती है। हम इसको आराम से अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि उनको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। क्योंकि सीएनसी मशीन में न्यूमेरिकल पार्ट है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी बार ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 10 मिनट की हुई होगी बस कुल आइला जा तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज नंबर 2 है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस तंत्र में प्रारंभ बिंदु को सदैव प्रोसीडिंग बिंदु के सापेक्ष स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जो प्रोसीडिंग पॉइंट होगा, आपका प्रोसीडिंग पॉइंट मतलब जो आगे चल रहा है पॉइंट, और जो आपका स्टार्टिंग का पॉइंट होगा, तो एक दूसरे के रेफरेंस में, ठीक है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये रखे जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष चलेंगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जितना प्रोसीडिंग पॉइंट या सेकंड पॉइंट चलेगा उतना ही आपका सेकंड पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो समझ में आया? तो आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। टूल की स्थिति प्रक्रम के दौरान उसी बिंदु के सापेक्ष मापी जा सकती है, ठीक है। जो टूल की पोजीशन होगी हमारा, अगर हम जानना चाहते हैं कि टूल की पोजीशन क्या है इसमें, तो उसी पोजीशन के दौरान हम जान सकते हैं जिस पोजीशन पर हम ये प्रोसीडिंग चल रहा है या फर्स्ट पॉइंट आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। इस तंत्र की मुख्य हानि यह है कि त्रुटि की कमियों को तुरंत दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये जो अपने टाइम पर, ठीक है, ऑपरेशन के टाइम पर जो भी त्रुटि करेगा या जो भी गलतियां करेगा उसको ये साथ के साथ नेगलेक्ट या साथ के साथ सुधार नहीं कर सकता है, उसको इम्प्रूव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है और इसका ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें फ्लोटिंग डायग्राम आप देख सकते हो। 3 वर्कपीस लगे हुए हैं, जो एक वर्कपीस है सभी 30 डिग्री के एंगल पर हैं और ये 30 यहाँ पर डिस्टेंस है मेन पॉइंट से यहाँ तक 30 इसकी डिस्टेंस है, इसकी 40 एंड इसकी भी 40, ठीक है। इस तरीके से इसका डिस्टेंस लिखा हुआ है। और तो मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या बोल रहा है, इस तंत्र में प्रारंभ बिंदु को सदैव प्रोसीडिंग बिंदु के सापेक्ष स्थापित किया जाता है, ठीक है। जो आपका प्रोसीडिंग पॉइंट होगा, मान लीजिए प्रोसीडिंग पॉइंट मेरा ये है, ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है जो आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट ये है, तो इन दोनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में माना जाएगा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है, ठीक है। तो अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो सेकंड आपको समझ में आया होगा। नंबर 3 है आपका फिक्स्ड जीरो या फ्लोटिंग पॉइंट जीरो, ठीक है। फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला जीरो, ठीक है। तो इसमें जीरो हमें तैरता हुआ भी दिखेगा, तैर दो। तो नंबर 3 है, पढ़ते हैं इसे। जड़ शून्य, ठीक है, जड़ शून्य को फिक्स जीरो ही बोलते हैं। जड़ शून्य में शून्य किसी भी मशीन टेबल में किसी एक स्थान पर नियत रहता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसमें जब हम अपना ऑपरेशन करेंगे, इस तंत्र में जब हम अपना ऑपरेशन करेंगे तो टेबल पर जो भी हमारा जीरो होगा वो कहीं पर भी हमें फिक्स दिख जाएगा, ठीक है, किसी भी स्थान पर फिक्स दिख जाएगा, ठीक है।
तो जैसे कि इस डायग्राम में आप देखने की कोशिश कर रहे होगे तो हमारा बहुत सारी जगह जीरो बना हुआ है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 इस तरीके के जीरो बना हुआ है। तो ये टेबल में हमें रैंडमली कहीं पर भी नजर आ सकता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि भाई इसकी पोजीशन एक ही होगी वहीं पर ये मेरे को नजर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये टेबल में एनसी मशीन की जो टेबल होगी उसमें हमें कहीं पर भी नजर आ सकता है, ठीक है। और चलते हैं आगे की तरफ। दूसरा विकल्प में शून्य की स्थिति को टेबल के किसी भी स्थान पर लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ दूसरे विकल्प में शून्य की स्थिति को टेबल के किसी भी स्थान पर लिया जा सकता है, ठीक है। तो अब अगर ये शून्य है तो शून्य की जो पोजीशन होगी उसकी जगह पर हम और किसी भी चीज को ले सकते हैं, ठीक है। टेबल के स्थान पर लिया जा सकता है और किसी को भी ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको तैरता शून्य या फ्लोटिंग कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मैं स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें होता क्या है कि आपको जो आपकी इसमें टेबल लगी हुई होती है फिक्स जीरो में, उसमें हमें जीरो कहीं पर भी नजर आ जाएगा, और जीरो जो कहीं पर भी नजर आ जाएगा तो उसको हम खींच कर उस प्लेट पर, जो भी प्लेट पर मान लीजिए मेरे को एक जीरो नजर आया तो उस जीरो को मैं खींच कर कहीं पर भी ले जा सकता हूँ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर भी लेकर जा सकता हूँ। तो ये मतलब इधर उधर ले जा सकता हूँ, इसलिए इसको फ्लोटिंग या एक दूसरे के सापेक्ष चल रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है वहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब रैंडमली कहीं पर भी भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की तरह कहीं पर भी जीरो भाग सकता है। तो इसलिए इसे फ्लोटिंग जीरो कहते हैं, ठीक है, इस सिस्टम को। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे, दोनों पॉइंट समझ में आए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और कोई भी अगर क्वेरी रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं उसको रिप्लाई जरूर